और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं तो शुरुआती दिनों में भी कहा था कि शहाबुद्दीन साहब की मौत नहीं, शहाबुद्दीन साहब की साजिशन हत्या हुई है। बहुत हाई लेवल पे ये एक साजिश रची गई हो शहाबुद्दीन साहब की खात्मा के लिए। और जब उनके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनका बेटा जब जिद पे अड़ता है, उनका परिवार वाला जब जिद पे अड़ता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है तो कोरोना टेस्ट उनका निगेटिव आता है, इससे साफ जाहिर होता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन और दीनदयाल उपाध्याय के अस्पताल प्रशासन ने साजिशन जनाब शहाबुद्दीन साहब को मौत के घाट उतारा है, उन्हें मारा है। उनकी मौत नहीं, हत्या है कि शहाबुद्दीन साहब की जान ले ले। शहाबुद्दीन साहब की एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत शहाबुद्दीन साहब की हत्या की गई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। इन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं एक साजिशन हत्या हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो सकता है कि भाई एक बार जो सिस्टम ने सताया है, जो साजिश और षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है शहाबुद्दीन साहब की। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सबको सलाम, आप सबको झारखंडी जोहार। जैसा आप तमाम लोग जानते हैं कि शुरू से किसी भी मुद्दे पे लाइव जुड़ करके बात करने की हमारी पुरानी आदत रही है और आज पुनः बिना बताए आप लोगों से सोशल मीडिया पे लाइव जुड़ने का प्रयास किया हूं। मैं आप सबसे आशा और उम्मीद करता हूं कि जितनी जल्द हो सके आप लोग भी जुड़ जाएं। और सबसे पहले मैं आज मुद्दा बता दूं कि हमारा मुद्दा क्या है। मानो 3-4 दिन से पूरा अंदर से टूटा टूटा सा महसूस, केवल मैं नहीं पूरा मुल्क हिंदुस्तान टूटा टूटा सा महसूस करता है एक शख्स को जाने से। और हमें लगता है उनकी कमियां केवल बिहार को ही नहीं, केवल सिवान को ही नहीं, उनकी कमियां पूरे हिंदुस्तान के हम जैसे नौजवानों को खलेगी। जो बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही चर्चित सिवान से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के जाने की जो गम है, उस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। और लाइव जुड़ने का खास मकसद यह है कि सिस्टम के सताए हुए एक बेटा जो दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उस मुद्दे पे बात करने के लिए आपसे जुड़ा हूं साथियों। और हमें लगता है हम और आप जैसे नौजवान अगर बात नहीं करेंगे तो फिर हमें लगता है कोई इस सदी में क्या आने वाली नस्लों में भी इतनी कुवत और ताकत नहीं होगी कि कोई फिर आवाज उठा पाए। आपको पता है दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब एक सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले लोग थे। उस पर आज तक कभी जाति धर्म मजहब की उंगलियां उनके ऊपर कभी नहीं उठे। और इतने सिद्धांतवादी कि शुरुआती दिनों से जिस दल के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स की, उस दल को उन्होंने सर्वोपरि मानते हुए जीवन में भीषण से भीषण संग्राम आए, बहुत कठिनाइयां आई, बहुत मुश्किलें आए, लेकिन कभी किनारे को बदलने का नाम शहाबुद्दीन नहीं था। एक जगह फिक्स रह करके अपने वचनबद्ध तरीके से काम करने के सलीका वाले व्यक्ति का नाम ही शहाबुद्दीन था। और शहाबुद्दीन साहब की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जितना मैं जान पाता हूँ, जीवन में एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। जो उनके अंदर सादगी थी, जो उनका अखलाक था, जो उनका किरदार था, कि वो बहुत अच्छे एक पाकीज़ा आदमी थे। दुनिया उनके ऊपर रॉबिन हुड की छवि को लादते हुए उनके ऊपर बहुत ढेर सारी इल्ज़ाम, या फिर हम कहें कि वो शुरू से ही सिस्टम का शिकार होता आया है। लेकिन अंततः जनाब शहाबुद्दीन साहब की मौत कोरोना से नहीं हुई है, ये बात स्पष्ट है। उनकी मौत से वो साजिश की बू आती है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं तो शुरुआती दिनों में भी कहा था कि शहाबुद्दीन साहब की मौत नहीं, शहाबुद्दीन साहब की साजिशन हत्या हुई है। और इसे हत्या कराने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन, जो वहां के डीजी है, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अस्पताल के डायरेक्टर है, जो पूरी प्रबंधन समिति है, उनके मैनेजमेंट टीम है, ये दोनों की मिली भगत से, चाहे ये बहुत हायर अथॉरिटी पे ये ड्रामा हुआ हो, बहुत हाई लेवल पे
ये एक साजिश रची गई हो शहाबुद्दीन साहब की खात्मा के लिए, यही एक अच्छा वक्त है, यही एक अच्छा मौका है। और बिल्कुल साजिशन शिकार वो आदमी जो तिहाड़ जेल में बहुत सेफ रहता है अपने सेल में, और वहां पे वो कोरोना पॉजिटिव कैसे होता है। और जो आदमी चल करके हॉस्पिटल आता है अपने से, उनका सब चीज ठीक रहता है, उनका पल्स रेट वगैरह सब चीज 2 दिन पहले तक ठीक रहता है। उसके बाद अचानक उस आदमी के मौत की एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है ताकि कि वेब में उनकी तरंग को दे जान पाए कि आखिर देश में क्या रिएक्शन है। और 2 घंटे के बाद ANI ने फिर अपनी रिपोर्ट को वापस लेता है और फिर पुनः 12 से 1 बजते बजते यह खबर दी जाती है जेल प्रशासन के द्वारा, मौत की पुष्टि की जाती है। और जब उनके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उनका बेटा जब जिद पे अड़ता है, उनका परिवार वाला जब जिद पे अड़ता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है तो कोरोना टेस्ट उनका निगेटिव आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन और दीनदयाल उपाध्याय के अस्पताल प्रशासन ने साजिशन जनाब शहाबुद्दीन साहब को मौत के घाट उतारा है, उन्हें मारा है। उनकी मौत नहीं, हत्या है। और आइए साथियों, अगर आज हमारी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो जो सिस्टम की ठोकरें खाया हुआ एक बेटा है, शहाबुद्दीन साहब का बेटा भाई ओसामा, एक बार ओसामा के लिए आप तमाम लोग जोरदार आवाज उठाएं। इस वक्त वो दिल्ली में अपने पूरी परिजन लेकर के, उनकी अम्मी साथ है हिना साहब, और उनकी बहन जो 2 डॉक्टर है, और उनके कुछ परिवार के लोग दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए पूरी सिस्टम के लिए परेशान है। लेकिन बड़ी अफसोस होती है कि जिस दल के लिए, जिस पार्टी के लिए, या और भी जो भी लोग शहाबुद्दीन साहब से बहुत क्लोज थे, बहुत करीब थे, बहुत विधायक थे, बहुत सांसद थे, इस वक्त हमें नहीं लगता है कि कोई उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। और इस आवाज को मैं इसलिए उठाना चाहता हूं कि ये केवल शहाबुद्दीन साहब का मुद्दा नहीं। आप अंदाज लगा सकते, जो आदमी संवैधानिक पद पे इतने दिन तक रहे, 4 बार शहाबुद्दीन साहब सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, अपने जीवन में कभी चुनाव हारा नहीं। और शहाबुद्दीन साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने साफ कहता कि मुझको सांसों ने हरा दे, ये अलग बात है, लेकिन जमहूरियत में ताकत नहीं कि मुझको हरा दे। आखिर उस शख्स में कुछ बात तो थी साहब। वैसे कोई 6 चुनाव नहीं जीत जाता है, और कंटिन्यू जीतना, जितने बार चुनाव लड़े उतने बार चुनाव जीतना। अगर वो इतने बड़े ही, अगर सचमुच में अगर कातिल होता तो फिर वहां के लोग उन्हें चुनाव क्यों जिताते थे। लेकिन कातिल नहीं, मैं कहता हूं कि वो हमेशा से सिस्टम का शिकार हुआ है, और अंततः सिस्टम का शिकार होकर के दुनिया से भी चल बसे। इसलिए साथियों, ये वक्त है खड़ा होने का भाई ओसामा के साथ, जो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है, उनकी परिवार, उनकी परिजन के साथ। और इस वक्त मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के जो नेता है बिहार के, तेजस्वी यादव जी, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारियां बनती थी इस वक्त कि हमको बहुत मजबूती के साथ शहाबुद्दीन साहब की परिवार के साथ खड़ा रहूं। इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ लालू इसलिए भी कह रहा है कि वही शहाबुद्दीन लालू यादव की परिवार के साथ इस तरह से डटे रहे, आंधी तूफान, बरसात, धूप, जाड़ा, चाहे कितना कठिनाई आए, हर संकट की घड़ी में उन्होंने अपना नेता हमेशा से स्वीकारता रहा और मानता रहा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। लेकिन जब आज शहाबुद्दीन साहब की डेड बॉडी और साजिशन उनकी हत्या और आपकी चुप्पी, पार्टियां की चुप्पी, ये बहुत बड़ी मायने को दर्शाता है। एक तो सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी चूक वहां पे हुई कि शहाबुद्दीन साहब को जब ट्रीटमेंट के लिए पंडित दीनदयाल ले गया था, उस वक्त पूरी राजद परिवार को ताकत झोंक देनी थी कि उनकी एम्स में उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त ठीक पहल नहीं हो पाया। अच्छी पहल अगर हुआ होता तो शहाबुद्दीन साहब की जान नहीं जाती। और मैं तो हमेशा कहता हूं, कोरोना में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि शहाबुद्दीन साहब की जान ले ले। शहाबुद्दीन साहब की एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत शहाबुद्दीन साहब की हत्या की गई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, और जो भी दोषी इसमें है, दोषी के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के साथ पहले कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है, अच्छे व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है, फिर अस्पताल में उनकी हालत को खराब किया जाता है, फिर उसे आईसीयू, वेंटिलेटर ऐसे करते हुए और व्यक्ति के साथ फिर मौत की ड्रामा करते हुए अंततः उनको दुनिया से ही खत्म कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, इस वक्त हम तमाम
जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ओसामा शहाबुद्दीन के साथ खड़ा रहें। और खास करके सोशल मीडिया के साथियों से मैं देख पा रहा हूं कि हमारे गंगा के पार से सोशल मीडिया के बहुत दिग्गज साथी, हमारे बड़े भाई करम फरमा, आसिफ ध्रुवगंज भाई, यासिन कैफ भाई, तमाम लोगों से आग्रह होगा कि आप सोशल मीडिया पे एक बार कम से कम भाई ओसामा की मदद के लिए, कि इस वक्त दिल्ली में अब तक उनकी अंतिम संस्कार नहीं हो पाई है, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है, परिवार को बॉडी सौंपे। ये सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो रीति रिवाज के अनुसार वो अपने सिवान में अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन साहब के यहाँ चाहने वाले एक बड़ी काफिला है और इसके बाद ये आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात साथियों, अब हम और आप एक बात स्पष्ट खोल करके बोलें कि अगर हम आजम खान की हिफाजत के लिए अखिलेश यादव पे विश्वास और यकीन करें कि हमारे लिए वो आगे आकर के लड़ेंगे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी बहुत बेबाक होकर के बोल रहा हूँ, हर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बता देता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजम खान की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आप जोरदार आवाज उठाए, पूरी देश में दबाव बननी चाहिए। मीरान हैदर हो या फिर इस तरह के रुखसार पठान हो या फिर हमारे जो भी साथी इस तरह के सलाखों के अंदर है, NRC NPRCA के मुद्दे पे कई हमारे दोस्त इस तरह के जो सलाखों के पीछे बंद है, इन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं एक साजिशन हत्या हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो सकता है। जो संस्थानिक हत्या की गई शहाबुद्दीन साहब के साथ, एक ऐसे अजीम तरीन शख्सियतों के साथ इस तरह का करना, इसलिए साथियों अब मुझे डर सा लगने लगा है कि अब आप सोशल मीडिया पे बहुत जोरदार तरीके से इन तमाम लोगों के लिए कि अच्छे हॉस्पिटलों में इन लोगों की ट्रीटमेंट हो। काहे कि ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जेल में लोग बहुत सेफ रहते हैं, लेकिन जान करके कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव कराया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें ऐसे विधि व्यवस्था में ले जाया जाता है जहां की शायद आपका भी कुछ न चल पाए और आपको मौत की खबर मिल जाती है। इसलिए दोस्तों एक बार भाई ओसामा शहाबुद्दीन के लिए आप लोग सोशल मीडिया पे जोरदार आवाज उठाएं ताकि आपकी आवाज यहां से दिल्ली तक पहुंचे। हालांकि मैंने देखा ओवैसी साहब ने ट्वीट किया है अमित शाह जी को कि उनके साथ इंसाफ मिले। एक बच्चा दर दर की ठोकरें अपने वालिद के लिए खा रहा है और अपने पूरी कोरोना का जो नियम है, पूरी नियम का फॉलो करते हुए अब वो अंतिम संस्कार अपना सिवान में करना चाहते हैं, जहां उनके एक चाहने वालों की बड़ी काफिला है, बहुत बड़े प्रशंसक है। इसलिए हम तमाम लोग इस चीज पे, इस मुद्दे पे भाई ओसामा के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि भाई ओसामा के साथ नाइंसाफी हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल के भी तमाम नेताओं से कहना चाहेंगे कि जिस तरह शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित कर दिया है, ऐन वक्त में भी आप उनके परिवार को कम से कम सहारा दें। ऐन वक्त में भी, ये वक्त बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा वक्त है और देश बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है। क्यों नहीं आप सब मानते हैं इस चीज को? हमें लगता है इस देश में कोरोना से जितने लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाया, उससे 3/3 लोगों ने सिस्टम से अपनी जान को गंवा दिया। व्यवस्था नहीं इस देश के पास, सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार दवाई नहीं दे पाती है, सरकारों के पास अस्पतालों में बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सरकार तो हाथ पहले खड़ी कर चुकी है, हमसे कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर साथियों आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? कोरोना हमारी जान नहीं ले रहा है, इतना मान के चलिए कि सिस्टम हमारी जान ले रहा है। कई अस्पतालों की हालात इतनी बदतर है, इतनी बदतर है देश के अंदर कि मोटी रकम को ऐंठने के लिए केवल खाली सिलेंडर लगाया जाता है। ऑक्सीजन उनके पास रहे ना रहे, आपका डेड बॉडी उनके अस्पतालों में पड़ा रहता है। पहले आप उनकी पेमेंट को पूरी पे कर दीजिए, तब आप लाश लेकर के आइए। अस्पतालों में तो पूरा लूट का अड्डा मचा हुआ है। इस तरह का एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का 50 हजार रुपया लेता है। क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन जान बचा दे रहा है लोगों का? इसलिए इन तमाम चीजों को, जो हमारा विधि व्यवस्था हमारा देश का है, बहुत बदतर, बहुत खराब। मैं किसको कहूं कि ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है? सरकार में जो भी लोग हैं, कोई भी सिस्टम को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। केवल हर जगह लूट मची हुई है,
नेता और पदाधिकारी की गर्दनें बड़ी मोटी हो चुकी है। वो लोग चाहते हैं कि इस तरह की वबा आए और गरीबों की जान जाए, इस तरह की बला, इस तरह की मुसीबत देश में आए और गरीब लोगों की मौत हो जाए, और उसके नाम पे हमने मोटी रकम जो हमारी होती है वो मोटी रकम कमाए। ये तो सरकार की फितरत है, ये पदाधिकारियों की फितरत है। और खास करके मैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आप सबसे जुड़ा हूं, आप तमाम साथी से मैं कहना चाहूँगा कि भाई एक बार जो सिस्टम ने सताया है, जो साजिश और षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है शहाबुद्दीन साहब की, उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हुए तत्कालीन रूप में चाहूँगा कि हम और आप तमाम लोग मिल करके कि शहाबुद्दीन साहब की इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हुए उनके परिवार को लाश सौंपते हुए और सिवान पूरी व्यवस्था में लाने की पहल करें सरकार। और इस पे बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसमें आपकी जिम्मेदारियां तो बखूबी बनती है, आपके परिवार से भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। कितना खास रहा है शहाबुद्दीन साहब आदरणीय लालू यादव जी के लिए ये दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग जानता है कि एक ऐसा दौर हुआ करता था, एक ऐसा समय हुआ करता था कि बिन शहाबुद्दीन साहब के लालू यादव जी का आत्मा हमें नहीं लगता है कि हिलता और डोलता था। इतने अनुज और इतने प्रिय, इतने करीबी हनुमान के तरह रहे हमेशा। लेकिन उस व्यक्ति का और समय इस तरह का चले जाना और साजिशन चले जाना, इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होते हुए आपका विपक्ष में रहते हुए और इस तरह का चुप्पी साधना, एक अच्छा इलाज नहीं दिला पाना, एक अच्छी मजबूत आवाज नहीं उठा पाना, अब तक में तो हमको लगता है आपको 81 विधायकों को लेकर के दिल्ली चला जाना चाहिए था तेजस्वी भैया जी। लेकिन हम बोलेंगे तो बहुत लोग मुझको भी गालियां देंगे, लेकिन गालियां क्या भाई, आपको पहले समझना चाहिए जो लोग मुझे गाली देंगे कि आप शहाबुद्दीन साहब के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे पहले भी सोशल मीडिया पे गाली दिया, मैंने उनसे कहा कि पहले आप शहाबुद्दीन साहब की किरदार को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए। कोई शख्स 4 बार यूं ही एमपी में नहीं जीत जाता है, 2 बार ऐसे ही एमएलए में नहीं जीत जाता है। जीवन में 6 चुनाव शहाबुद्दीन साहब लड़े और 6 चुनाव को बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव जीते। जब तक उस व्यक्ति में बहुत कूट कूट करके खासियत नहीं भरा हुआ था तो फिर वो चुनाव कैसे जीतते थे। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूँगा भाई ओसामा के लिए कि आप लोग आवाज़ उठाए सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरदार तरीक़ों से, बहुत मजबूत तरीक़ों से। और जुड़ने वाले साथियों मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ढेर साथी जुड़े हुए हैं। हमारे राजेश यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी मौलाना जफ़ीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन भाई गुड मॉर्निंग। मुमताज़ आलम शुक्रिया। और आसिफ इकबाल भाई हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तेतर दास जी और शहादत हुसैन भाई, हमारे आसिफ ध्रुवगंज से इसराइल आलम साहब और एमडी नौसाद वारसी, दीपक कुमार और इंद्रदेव कुमार, मिनहाजुद्दीन साहब, मुर्तजा अली हमारा प्यारा सा भाई, सरफराज, तबरेज और अली भाई नगर टोला भागलपुर से, तबरेज भाई, यासीन भाई, विवेक कुमार, याशीन मलिक, एमडी शोएब, तमाम जुड़ने वाले, रफ़ी अमीन साहब, मास्टर साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, कासिफ साहब, तारिक अजीज़ बड़े भाई, एमडी असलम प्यारा सा दोस्त, नूरेज आलम, यासिन कैब भाई, जुनेद खान, कयूम भाई, तमाम जुड़ने वाले साथियों का शुक्रिया। और हमारा जो मुद्दा, हमारा जो मौजू था कि एक बार आप लोग सोशल मीडिया पे ज़ोरदार शहाबुद्दीन साहब के लिए आवाज़ उठाए। जहांगीर साहब पूर्व मुखिया हसन करैया पंचायत से, शुक्रिया आपका। ज़ोरदार आप लोग भाई ओसामा के लिए जो शहाबुद्दीन साहब का बेटा है कि इंसाफ मिले उनको। दिल्ली के अंदर जिस तरह से वो ठोकर खा रहे हैं, कभी अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, कभी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये वक्त उनके लिए बहुत बुरा वक्त है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जो सचमुच में इत्तेफाक रखते हैं या शहाबुद्दीन साहब को मानते थे कि उस तरह के व्यक्ति का भारत में रहना बहुत ज़रूरी था, खास करके समय के हिसाब से। शेर अगर सलाखों के पीछे भी बंद था तो हमें लगता है बाहर में चुनमुनाने वाली जो ये एक नफरती चिंटू थी, इनके अंदर एक भय था। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि शेर का बच्चा शेर ही होता है। भाई ओसामा को अपनी ओर से तमाम युवा पीढ़ी जितनी भी हो सके, चाहे जिस रूप में हो, सोशल मीडिया पे हो, वो उसे प्रमोट करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि वो
सेकंड शहाबुद्दीन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे और अपने पिता की, अपने वालिद की विरासत को संभाल पाएंगे। इसलिए साथियों, आप तमाम दोस्तों से आग्रह होगी कि इस बार आप जोरदार तरीकों से आवाज़ उठाएं। और केवल उनके लिए नहीं, मैंने शर्जील इमाम के लिए भी कहा है कि भाई शर्जील इमाम है, मीरान हैदर है, और हमारे सीतापुर जेल में आजम खान साहब बंद है। इन तमाम लोगों की एक अच्छी इलाज के लिए या रिहाई के लिए अगर हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि अपने छत को खुद ढा दे रहे हैं। अगर शहाबुद्दीन साहब के लिए पूरा हिंदुस्तान मचल करके रिहाई की आवाज़ उठाई होती तो आज एक सिस्टम पे दबाव होता, एक असर होता। लेकिन हम इतने बदकिस्मत रहे कि हम शहाबुद्दीन साहब की रिहाई के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाए। ये अकलियत समाजों की जो रीढ़ की हड्डी थी, एक कमर टूटी है उनका, वो इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन वक्त पे कमियां की एहसास होती है। नेता तो बहुत होंगे, बहुत नेता होंगे, लेकिन सबों में वो खासियत नहीं होती है। आप बैरिस्टर साहब की आवाज़ को सुनिए कि 2004 में जब संसद में खड़े होकर के हम बोल रहे थे तो कुछ नफरती चिंटू उठे और हमारे तरफ आने लगे। सीवान बिहार का ये शेर शहाबुद्दीन साहब जब खड़े होकर के अपने आस्तीन को इस तरह से समेटे तो फिर जो जहाँ थे वापस जा कर के बैठ गए। कुछ बात तो थी साहब में, इसलिए तो साहब का नाम इतना फेमस, और साहब के नाम का इतना दहशत था नफरत फैलाने वाले लोगों में, इतनी डर थी कि उनकी मौत को भी आखिर बंदी बना करके, उसके बाद साजिश करके, उसके बाद साजिश, साजिश के बाद साजिश, साजिश के बाद साजिश, इतनी साजिशों में उनकी मौत। दुनिया में कहाँ इतनी हिम्मत थी किसी नफरती चिंटुओं में कि सीधा मैं शहाबुद्दीन को हरा दूं।